दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। ये पार्ट 3 है। हमने 2 पार्ट्स में 10 न्यूज़ को डिस्कस किया है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो 11वें नंबर की न्यूज़ है ये यूके से आई है। ये इन्होंने सिंप्लीफाइड किया है। इन्होंने एक्चुअली एक बिल टेबल किया है पार्लियामेंट के अंदर यूके गवर्नमेंट ने, ताकि एक न्यू पॉइंट बेस रूट बना दिया जाए। ये पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुआ है और जिस तरीके से स्टूडेंट जो वीज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इससे हेल्प हो जाएगी जो ब्रिटेन में पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। और यूके की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की 20 से 22% कॉन्ट्रैक्ट की गई है। तो यूके की इकोनॉमी बहुत, और कोविड से काफ़ी ज़्यादा उस पर असर पड़ा है। तो यूके की इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज जिसको बहुत बड़ा झटका लगा है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद जो CIL है, इन्होंने प्लान किया है प्रोडक्शन को रेस्टोर करने का डिसकंटिन्यूड माइंस से। जो माइंस डिसकंटिन्यूड हो गई हैं उनसे ये प्रोडक्शन को वापस सुचारू रूप से चलाने की एक प्रक्रिया करेंगे। तो इसका भी प्लानिंग हुआ है। तो जो कोल इंडिया है, CIL, जो कोल इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इन्होंने रेस्टोर करना है प्रोडक्शन का जिन अंडरग्राउंड माइंस को ये डिसकंटिन्यू कर चुके थे, ये यूज़ नहीं कर रहे थे। ऐसा इन्होंने 12 सच ब्लॉक्स को 12 इन्होंने ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया है। और ये प्रोविजनल माइंस होंगे। जो इनसे जो रिजर्व्स की जो बात करें, जो क्वांटिफाइबल अमाउंट है वो यह है 1060 मिलियन टन्स का। ये इंपॉर्टेंट है, 1060 मिलियन टन्स। और ऐसे 12 सच ब्लॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। और ये पार्ट ऑफ द एफर्ट है कि जिस तरीके से CIL जो है अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को, जो कि इन्होंने 1 बिलियन टन्स रखा है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, तो एम्बिशियस टारगेट है। 1 बिलियन यानी 100 करोड़ हो गया। तो 1 बिलियन टन इन्होंने रखा है। तो आप इसको लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा होने वाला है। तो इन्होंने जिस तरीके से इसको करना है उसके, इन्होंने अब ये डिसकंटिन्यूड माइंड से भी इस पे एक अलग प्रक्रिया चलेगी। लेकिन चलिए देखते हैं, अगर ये इसको एम्बिशियस टारगेट तो है, लेकिन अगर पूरा करते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन इससे एक पॉल्यूशन वाला एंगल भी इसमें आता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। लेकिन एनर्जी की नीड्स इंडिया में जिस तरीके से हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अभी भी हम कोल पे ही डिपेंड करेंगे, जब तक हमारे पास क्लीन फ्यूल का कोई अल्टरनेटिव नहीं आ जाता, या हम न्यूक्लियर फ्यूल को सिविलियन यूज़ के लिए उसको और ज़्यादा ना यूज़ कर सकें। चलिए हम इसको आगे देखेंगे। अब आज में एक दिलचस्प और खबर है, मैंने इसमें ऐड कर दी है। एक्टर परेश रावल जो हैं, ये NSD के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के न्यू चीफ हैं। काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोडिजीज हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत रेप्यूटेड एक्टर्स यहाँ से निकले हैं। और ये पोस्ट जो है ये थोड़ी विवादों में भी रही है। अनुपम खेर जी, उससे पहले एक गजेंद्र जी थे जो महाभारत में जिन्होंने युधिष्ठिर का निभाया था, लेकिन अब इसमें परेश रावल जी को अपॉइंट किया गया है। तो ये चेयरपर्सन होंगे, उसको देखेंगे किस तरीके से होता है ये NSD के। और इसके बाद जो आपका ये है, आपका मिनिस्टर जो है ये प्रपोज करेंगे आपके रिफॉर्म्स माइनिंग सेक्टर के अंदर। तो जो प्रहलाद जोशी हैं, ये कोल एंड माइंस मिनिस्टर्स हैं। इन्होंने जो है कि इसको किस तरीके से ये इसको आगे देखेंगे, तो रिव्यू करेंगे इस प्रोसेस को, जो सेक्टर विद ऑफिशियल्स का किस तरह से होगा। लेकिन ये एक तरीके का रिफॉर्म लाने की इन्होंने बात की है। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट है क्राइसल को लेके। क्राइसल ने ये कहा है कि आपकी जो GDP है वो 9% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पहले इन्होंने 5% को कहा था, लेकिन ये कह रहे हैं कि और ये सारे क्वार्टर मतलब 1 से लेके 4 तक का एक एवरेज निकाल के, तो इन्होंने इस तरीके से किया। तो क्राइसल बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है। इन्होंने कहा है 9% है, यानी इकोनॉमी जो है हमारी अगले साल तक तो कहीं से कहीं रिवाइव नहीं हो रही, माइनस में रहने वाली है। और शायद ये 2 या 3 साल लग जाएंगे हमें प्री कोविड लेवल्स तक पहुंचने के लिए। तो ये काफ़ी एक लंबा सफ़र होने वाला है। 5 ट्रिलियन की बात तो हम भूल ही जाएं फिलहाल। तो इसको देखेंगे आगे किस तरीके से। गवर्नमेंट इसमें एक लीडरशिप चाहिए, एक स्टेटमैनशिप चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर को दिन रात इस पर काम करना पड़ेगा। काफ़ी सेक्टर्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है। काफ़ी सेक्टर्स बिल्कुल धराशायी हो गए। MSME सेक्टर जो है वो बिल्कुल एक तरीके से बहुत ज़्यादा, एक तरीके से अगर हम उसे कहें कि ये बिल्कुल जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, जो 30 से 35% GDP को कंट्रीब्यूट करता है। और जो भी रिपोर्ट आई है, जो ये 23.9% की आई है, ये आपकी रिपोर्ट में इन्होंने MSME और अनर्गो सेक्टर को तो लिया ही नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा नीड करते हैं, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू रेज हो रहा है, जिस तरह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अपने तरीक़ों से, कोई कैंडल मार्च है, किसमें थाली बजाई जा रही है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यूथ को हम जॉब्स नहीं देंगे तो ये मैसिव प्रॉब्लम होने वाली है। एजुकेशन डिग्रीज की हाई है। इसमें निशंक जी ने जैसा कहा है कि जो पढ़ते नहीं, जिनको जॉब नहीं मिलती वो B.Ed कर लेते हैं। तो एक तरह का इनसेंसिटिव है थोड़ा, लेकिन इसको एड्रेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इस न्यू गवर्नमेंट के पास अगर विल भी है, इनके पास लीडरशिप है, ये इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ सीरियस वर्क, इनको ड्राइंग बोर्ड पे बैठना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि बजट का आंकड़ा जो है इनका पुराना एक आंकड़ा ऑलमोस्ट रिडक्टेंट हो गया है। उसको नए सिरे से इनको एड्रेस करना पड़ेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर के बहुत सारे काम बचे हैं। इनफैक्ट हर एक इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज़्यादा काम बचा है कि इस पूरे को लेके लीडरशिप और सबकी सारी
कंट्री को एक साथ लेना। अब जीएसटी का जो इशू है वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। अब इसमें वोटिंग की बात कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए अगर अच्छे से रिजॉल्व हो जाता है तो ये सभी के हित में रहेगा, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। तो इकोनॉमी को लेके गवर्नमेंट के चैलेंजेस बहुत सारे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 3 लाख करोड़ का ऊपर का डिले हो चुका है, ओवर कॉस्ट हो चुका है, ओवर रन कर गई हैं, तो काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। मनरेगा में जो इस तरह के जॉब्स की बात चल रही है, तो इकोनॉमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। तो क्राइसिल ने उस मद्देनज़र 9% की बात की है, जो उन्होंने पहले 5% कही थी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम अगले पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।